हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज हम सोशियोलॉजी में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। देखिए, टाइप्स ऑफ सोसाइटीज की बात करें तो सोशियोलॉजी के हिसाब से तीन कैटेगरीज हैं, तीन टाइप्स की सोसाइटीज होती हैं। रूरल सोसाइटी या फिर रूरल कम्युनिटी जिसे आप कहते हैं, अर्बन कम्युनिटी या फिर अर्बन सोसाइटी, और तीसरी ट्राइबल कम्युनिटीज। तो इन तीनों सोसाइटीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और ये कैसे तीनों एक दूसरे से अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूरल कम्युनिटी या फिर रूरल सोसाइटी की। अगर आप अपने आसपास देखिए, इंडिया की अगर आप बात करें तो आप इन तीनों सोसाइटीज को इंडिया में देख सकते हैं। इन कम्युनिटीज को आप देखते हैं कि इंडिया में गांव हैं, रूरल एरियाज हैं, वहीं दूसरी तरफ टाउन्स एंड सिटीज हैं। कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं, ट्राइबल सोसाइटीज रहती हैं। तो इन तीनों सोसाइटी के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इनको जानते नहीं है या समझते नहीं है, बट सोशियोलॉजिकली इनको कैसे देखा जाता है, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रूरल कम्युनिटी की। तो रूरल कम्युनिटी कहां पे होगी? रूरल एरिया किसको कहेंगे? जो कि विलेजेस में होता है, जहां पर क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? एग्रीकल्चर, डेयरी, इस तरह की एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज डोमिनेंट होती हैं। जहां पर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, ब्रदरहुड होता है ना, लोग अपने गांव का नाम बड़े प्राइड से लेते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहली बात है कि वहां पर जो डोमिनेंट ऑक्यूपेशन होगा वो क्या होगा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज विल बी द डोमिनेंट ऑक्यूपेशन। सेकेंड इज स्मॉल इन साइज। जो रूरल एरिया होगा, जो रूरल सोसाइटी होगी, जो विलेज होता है, वो साइज में भी छोटा होता है और जो उसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो भी कम होती है। थर्ड इज प्राइमरी ग्रुप बिहेवियर। प्राइमरी ग्रुप बिहेवियर का क्या मतलब है कि यहां जो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है? फेस टू फेस होता है, इनफॉर्मल नेचर का होता है। वहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, सब लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं, है ना। जब बात करते हैं तो उनके बीच में कोई फॉर्मल रिलेशंस नहीं होता, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि कैसा है, एक डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन यहां पर आपको दिखने को मिलेगा। सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर मतलब कि समाज की संरचना कैसी है। तो यहां अगर आप देखें तो फोकस किस पे होगा? कास्ट पे, रिलीजन पे, फैमिली पर, किनशिप आइडियाज पर। यहां क्या इंपॉर्टेंट है, यहां क्या मायने रखता है सोशली, ये सब चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर कैसा होगा? इट विल बी बेस्ड ऑन फैमिली, किनशिप, कास्ट, रिलीजन। ये फैक्टर्स जो है एक सोशल आइडेंटिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रेडिशन। यहां के जो लोग हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो क्या होगी? ट्रेडिशनल होगी। मॉडर्न आइडियाज से वो इतना जो है या तो कह लीजिए आप अवेयर नहीं होंगे या फिर उनको मानते नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप वेस्ट यूपी में देखते हैं तो आप बहुत बार क्या सुनते हैं? ऑनर किलिंग की वारदातें होती हैं। तो क्योंकि वहां के लोग अभी भी, उन गांव के लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि लड़कियों को भी अपना जो है लाइफ पार्टनर चुनने का हक है, या फिर अब इंटर कास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिजेस जो है वो अलाउड है, एक फ्रीडम है एक चॉइस की। बट वो ये सब नहीं मानते हैं, वो ट्रेडिशन को ही मानते हैं कि कास्ट में ही शादी होनी चाहिए, है ना। अगर अपर कास्ट का है तो वो अपनी ही अपर कास्ट में शादी करेगा। तो ये सब फैक्टर्स है जो कि गांव में इंपॉर्टेंस रखते हैं, लोग अपनी ट्रेडिशन को संजोकर रखते हैं। फोक कल्चर। फोक कल्चर का मतलब क्या है कि जो इनकी ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर हैं, वो कैसी ट्रेडिशंस है? ओरल। यहां पर जो अपनी कल्चर को पास ऑन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, वो कैसे हो रहा है? ओरली पास ऑन हो रहा है। कोई रिटर्न कल्चर नहीं है, कोई रिटर्न ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि जो फेस्टिवल्स हैं, जो भी उनकी मान्यताएं हैं, वो कैसे पास ऑन होती जा रही हैं? कस्टम्स हैं, वो एक फैमिली से जो है अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं, एक गांव वाले जो है आपस में अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं। जैसे आप फैमिली के कस्टम्स देखें, है ना, जो मैरिजेस में होते हैं, तो मैरिज में क्या होता है? रूरल कम्युनिटी के अपने कुछ कस्टम्स हैं, तो वो कस्टम्स कहीं लिखे हुए नहीं है। वो दादी जो होती है वो अपनी बहू को बताती है, वो बहू जो है अपनी आने वाली बहू को बताती है कि हमारे यहाँ देखो शादियों में ये कस्टम्स होते हैं। तो ऐसे ही ट्रेडिशंस क्या होती हैं? पास ऑन होती हैं, वो कल्चर ऐसे ही पास ऑन होती जाती है। तो इसलिए कल्चर को क्या कहा गया है? फोक कल्चर।
तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसकी है? रूरल कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप बात करें अर्बन कम्युनिटीज की या अर्बन सोसाइटी की, तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। अर्बन सोसाइटी जैसी आप सुनते हैं तो क्या दिमाग में आता है? एक दिल्ली मुंबई जैसा एक बड़ा शहर है ना, मतलब हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, बड़े बड़े ऑफिसेज होंगे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होंगे, ये सब आपके दिमाग में आता है। तो इन्हीं के ऊपर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो इनका साइज होता है वो बड़ा होता है, और जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा होती है। कल्चरल हेट्रोजिनिटी, अब शहरों में ऐसा नहीं होता कि कोई उसका मूल निवासी है ना, उसका ओरिजिन वहीं से है, बल्कि क्या होता है किसी शहर में, दिल्ली में, बॉम्बे की अगर आप बात करें तो इन शहरों में लोग क्या करते हैं, पूरी इंडिया से लोग आते हैं, किसी दूसरे शहर से आते हैं, किसी विलेज से आते हैं, कहीं और से आते हैं। तो उनकी क्या है, हर एक की कल्चर अलग अलग है। तो पूरे शहर की एक कल्चर आपको देखने को नहीं मिलेगी। जबकि अगर आप रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, कल्चरल होमोजेनिटी मिलेगी। लगभग एक टाइप के थिंकिंग, आइडियाज, कल्चर है ना, ट्रेडिशंस, ये पूरे गांव का लगभग एक ही होता है। लेकिन आप शहर में जाएंगे तो कोई बंगाली बाबू है, कोई साउथ इंडिया से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आया हुआ है, कोई कश्मीर से आया, कोई पंजाब से, कोई हिमाचल से, कोई केरला से। तो हर एक की अपनी अपनी जगह की, हर एक की अलग कल्चर है, अलग फूड है, क्लोथिंग है। तो यहाँ आपको हेट्रोजिनिटी देखने को मिलेगी। लोग एक जैसे कपड़े पहन के नहीं निकल रहे होंगे, एक जैसा खाना नहीं खा रहे होंगे, एक जैसे फेस्टिवल्स नहीं होंगे, अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स हैं, फूड है, क्लोथिंग है। तो कल्चरल हेट्रोजिनिटी भी किसका फीचर है, अर्बन कम्युनिटीज का। नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस यहां पर प्रीडोमिनेंट होंगे। जैसे रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर होता है, यहां पर नॉन एग्रीकल्चरल जैसे इंडस्ट्री होंगी या फिर सर्विस सेक्टर जो है वो यहां प्रीडोमिनेंट होगा। मोर सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या है कि एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर पाए। जो हायरार्की है, जो स्ट्रेटिफिकेशन में हमने देखा कि अगर मान लीजिए कोई लोअर क्लास है तो वो अपर क्लास में जा सकता है, उसके पास चांसेस होंगे लोअर क्लास से मिडिल क्लास में आने के, मिडिल क्लास से अपर क्लास में आने के। तो शहर जो है ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर सोशल मोबिलिटी, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर लोगों को किससे देखा जाता है, उनके अचीवमेंट से देखा जाता है। जो उनको जज किया जाता है कि उन्होंने क्या अचीव किया है लाइफ में, क्या कमाया है, कितना पैसा कमाया है, कितनी इज्जत कमाई है, या फिर कितना ये एजुकेटेड है। यहां क्या है, अचीवमेंट बेस्ड आपको जज किया जाएगा। इसलिए आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप जो है उस हायरार्की में, जो वो लैडर है, उसमें एक पायदान आप ऊपर पहुंच सके। गांव में क्या होता है, वहां पे एस्क्रिप्शन होता है, एस्क्रिप्शन बेस्ड आपको जज किया जाता है कि आप किस कास्ट से हैं। आप अपनी कास्ट कभी नहीं चेंज कर सकते हैं, किस रिलीजन से आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, किस फैमिली से आते हैं, आप अपने माँ बाप या फैमिली बैकग्राउंड को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है, आपको जो देखा जाता है, जिस नजरों से देखा जाता है, वो एस्क्रिप्शन बेस्ड होती है। एस्क्रिप्शन बेस्ड मतलब कि जो बाय बर्थ होता है, और अचीवमेंट बेस्ड मतलब क्या, जिसको आप अचीव करते हो अपने हार्ड वर्क से। तो शहरों में इसलिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है सोशल मोबिलिटी की। यहां पर क्या होता है, सोशल कंट्रोल कैसा होता है, फॉर्मल होता है। यहां पर आपको क्या मिलेगा कि पुलिस, कोर्ट्स एटसेट्रा, ये सब सोशल कंट्रोल कर रहे होंगे। ये सब कंट्रोल करते हैं कि कोई गलती करता है तो उसको पनिश करना है ना, किसी पे जुर्माना लगाना है, तो ये इनका काम है। गांव में देखेंगे तो ये सब चीजें होती हैं, पुलिस चौकियां होती हैं, बट वहां पर जो सोशल कंट्रोल होता है तो वो इनफॉर्मल होता है ना। कोई गलत काम करते हुए किसी, मान लीजिए आपके गांव के किसी बड़े ने देख लिया तो वो एकदम टोकेगा, अरे ये तो उसका बेटा है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, तो उससे सवाल पूछेगा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, जाओ अपने घर जाओ, है ना। तो वहां पर जो कंट्रोल है वो इनफॉर्मल है। शहरों में जो है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल नहीं होता है, आप किसी को जानते नहीं, कोई आपको पहचानता नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। यहां पर कौन टोकेगा आपको, पुलिस टोकेगी। आपको पनिश कौन करेगा, आपको कोर्ट्स पनिश करेंगे। अर्बन वे ऑफ लाइफ, अर्बन वे ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि शहरों का अपना एक रहने का तरीका है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है ट्राइबल कम्युनिटी से या फिर रूरल कम्युनिटी से। क्या है अर्बन वे ऑफ लाइफ, कि जब लेजर एक्टिविटीज करनी होती है, मतलब फुर्सत के पल लोग कहां बिताते हैं कि चलिए आज रेस्टोरेंट में खाना खाने चल रहे हैं, चलिए किसी पार्क में चल रहे हैं, किसी म्यूजियम में घूमने जा रहे हैं, है ना। तो अगर आप रूरल एरियाज की बात करें तो वो कैसे बिताते हैं अपनी फुर्सत के पल, कि किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के जो है 10-12 लोग इकट्ठे हो गए हैं, वो बातें कर रहे हैं, है ना, चौपाल जम रही है,
तो उस तरह का होता है। अर्बन वे ऑफ लाइफ जो है बिल्कुल एक डिफरेंट है। मार्केट इकोनॉमी, यहां जो एक्सचेंजेस होते हैं वो किसके बेस पे होते हैं? मार्केट के बेस पर। यहां गांव की तरह बार्टर सिस्टम नहीं चलता है कि चलो अच्छा ठीक है मेरे पास गेहूं है, तुम गेहूं ले लो और जो है पूरे साल भर तक मेरे बाल काटते रहना। नाई को बोल दिया, बार्बर को बोल दिया कि पूरे साल भर तुम जो है मेरे बाल काटोगे, उसके बदले में मैं तुम्हें इतना गेहूं दूंगा। तो ऐसी बार्टर सिस्टम जो है गांव में चलते थे, अभी भी कहीं कहीं चलते हैं। बट शहरों में पूरा जो सिस्टम होता है वो किस पे बेस्ड होता है? मार्केट इकोनॉमी के बेस पर होता है। हर चीज की एक कीमत होती है और उस कीमत के हिसाब से जो है आपको वो खरीदना या बेचना होता है। एनोनिमिटी का मतलब मैंने बताया कि यहां आप ना किसी को जानते हैं ना कोई आपको पहचानता है। तो यहां जो आपकी एक आइडेंटिटी है, आप लॉस्ट फील करते हैं कि यार मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, है ना मैं किसी को पहचानता हूं ना लोग मुझे पहचानते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं या जो नेक्स्ट जनरेशन है जो शहरों में आकर बस गई है, लेकिन उनके माँ बाप जो हैं या दादा दादी जो हैं वो आना नहीं चाहते हैं शहरों में। वो कहते हैं हमारा तो यहाँ कोई सोशल सर्किल ही नहीं है, यहाँ हमें कोई जानता ही नहीं है, हम किससे बात करेंगे। तो ये एनोनिमिटी है ना शहरों में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है अर्बन कम्युनिटीज के। रूरल अर्बन कंटिन्यूम का क्या मतलब है? कुछ सोशोलॉजिस्ट हैं जो कि क्या कैसे देखते हैं रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज को, कि ये जो है एकदम पोल अपार्ट हैं। एक कंटिन्यूम का मतलब क्या? एक सीधी लाइन है, एक कंटिन्यूम है, कंटिन्यूअस है ना, एक कंटिन्यूम। उसके एक एंड पे रूरल एरियाज हैं या रूरल कम्युनिटी है और दूसरे छोर पर जो है वो अर्बन कम्युनिटी है या अर्बन एरियाज है। और ये दोनों क्या है? बिल्कुल पोल अपार्ट है। और कुछ टाइम के बाद इनका मानना है कि रूरल एरियाज जो है वो अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट रूरल अर्बन कंटिन्यूम का ये मतलब है कि भाई ऐसा देखिए नहीं है, इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल अलग अलग है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है। रूरल एरिया से रॉ मटेरियल निकल के शहरों में आता है, शहरों में फिनिश प्रोडक्ट बनता है, वो फिर गांव में वापस जाता है ना। अब देखिए आपके एग्रीकल्चर का देखिए, जैसे कि वीट है, राइस है, ये कहाँ जाता है? ये शहरों में आता है। शहरों में इससे क्या बनाया जाता है? फिनिश प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कि वीट की कोई और चीज़ बन रही है, ब्रेड बन रही है, ब्रेड बन के कहाँ जाती है? फिर से गाँव में या कस्बों में जाती है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कॉटन है, कॉटन से क्या बनता है? कॉटन से कपड़े बनते हैं, कपड़े फिर गांव में पहुंचाए जाते हैं। ऐसी बहुत तमाम सारी चीज़ें जहां पर गांव जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। शहरों से नए नए आइडियाज़ जो है वो गांव में पहुंचते हैं। जैसे अगर आप अपने फ्रीडम मूवमेंट को देखें तो पहले क्या होता था? क्या इल्ज़ाम लगता था कांग्रेस पर कि ये तो सिर्फ शहरों तक सीमित है, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित है। लेकिन धीरे धीरे करके जो फ्रीडम का आइडिया था, इक्वालिटी का आइडिया था, जब गांधी जी ने मूवमेंट संभाला तो उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ये सारे आइडियाज जो हैं वो गांव तक भी पहुंचने लग गए। लोग जो है गांव में भी इन आइडियाज से वाकिफ हुए और उन्होंने फिर रूरल एरियाज के लोगों ने भी फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो आइडियाज पहुंचते हैं। आप अगर आज देखें तो आज जितना टीवी, रेडियो, इंटरनेट, इन सब ने क्या कर दिया है? और भी ज्यादा करीब ला दिया है रूरल एरियाज को और अर्बन एरियाज को। आज दोनों को कहना कि बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं है, बिल्कुल पोल अपार्ट है, ये बिल्कुल गलत होगा। आज तो बहुत तेजी से जो शहर के कहना चाहिए जो फैशन है, फूड है, आज आपको मोमोज जो है आपको गांव में भी मिल जाएंगे। इवन जैसे मैंने यूपी के गांव में देखा है कि वहां भी जो है जो मोमोज के काउंटर लगा के लोग खड़े हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि शहरों से बहुत जल्दी जो चीज़ें हैं वो गांव तक पहुंच रही हैं, गांव वाले भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और गांव से भी लोगों का पलायन जो है वो बड़ा है इन अर्बन एरियाज। तो अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गांव और शहर के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, बिल्कुल पोल अपार्ट है। इसके ऊपर कुछ सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, उनकी क्या व्यूज हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिकन पीजेंट्स की स्टडी करी थी। मैक्सिको में जाके वहाँ के जो किसान थे उनकी स्टडी करी। उसके बाद वो कहते हैं कि जब से ये इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई हैं, जो अर्बन ट्रेट्स हैं, मतलब अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अर्बन फैसिलिटीज़ हैं, इन्होंने जो डिफरेंस था विलेजेस और सिटीज़ के बीच में, इसको कम कर दिया है। क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंप्रूव हो गई है ना, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब भी इंप्रूव हुआ है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो गई है। तो इन सब की वजह से जो डिफरेंस है विलेजेस का और सिटीज़ का, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। इसी बात को रॉबर्ट रेडफील्ड कह रहे हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में MS राव
ये कहते हैं कि जो विलेज और टाउन्स थे, मतलब सिटीज थी, दे फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द सेम सिविलाइजेशन करेक्टराइज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ किनशिप एंड कास्ट इन द प्री ब्रिटिश इंडिया। ये कह रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो हमारे यहाँ टाउन्स तब भी थे, सिटीज थी, लेकिन जो विलेजेस और टाउन्स थे वो लगभग एक जैसे थे। दोनों जगह जो है कास्ट, रिलीजन, इन सबका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता था। लेकिन प्री ब्रिटिश टाइम्स के बाद क्या हुआ कि जब मॉडर्न एजुकेशन आई, मॉडर्न इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, तो उसके बाद इन दोनों में फर्क दिखना शुरू हो गया। क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेशन थी, इंग्लिश एजुकेशन थी, ये शहरों तक सीमित रही, जो इंडस्ट्रीज थी वो भी शहरों तक सीमित रही। तो वो कहते हैं उसके बाद इन दोनों में कुछ फर्क आया है। और आप देखेंगे कि कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ ट्रेडिशंस ऐसी हैं जो कि सिर्फ शहरों में हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ गांव में हैं। तो उसको कह रहे हैं देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल वेज डिस्टिंग्विश सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस। कुछ इंस्टीट्यूशन, जैसे मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो शहरों में इंटरकास्ट जो है आपको काफी देखने को मिलेंगी, आपको गांव में देखने को नहीं मिलेंगी, है ना। जो कल्चरल लाइफ है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि गांव में आज भी क्या कल्चरल लाइफ कैसी होती है कि वो अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो है आप जो लेजर टाइम होता है वो कैसे बिताते हैं कि कहीं चौपाल लगी है, आपस में बातें कर रही हैं, औरतें जो है खेत पे काम करते हुए आपस में डिस्कशन कर रही हैं, जबकि शहरों में एक अलग कल्चरल लाइफ होती है। तो एमएस राव कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस तो हैं जो गांव और शहरों को अलग बनाते हैं। मैकेवर कहते हैं कि दो कम्युनिटीज आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन, द लाइन ऑफ डिमार्केशन इज नॉट ऑलवेज क्लियर बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज। वो कहते हैं कि हाँ ठीक बात है कि रूरल कम्युनिटी होती है, अर्बन कम्युनिटी होती है, बट क्या डिमार्केट करेगा वो, उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होगा, या फिर आप कह लीजिए कि ये रूरल है, एक पॉइंट ए ये रूरल और बी ये बिल्कुल अर्बन। बोला ऐसा डिमार्केशन, स्ट्रिक्ट डिमार्केशन करना डिफिकल्ट होता है। रूरल एरियाज में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अर्बनाइजेशन को डिनोट करती हैं, और अर्बन एरियाज में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि रूरल एरियाज से आती हैं। जैसे अगर आप अर्बन एरियाज में भी देखें तो एक स्टडी के मुताबिक जो है लोग जो है यहाँ पर भी जो अपनी रिलीजियस वैल्यूज हैं उनको बिल्कुल पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। लोग पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, है ना, सूर्य नमस्कार करते हुए आपको लोग दिख जाएंगे, जो कि एक क्या था, एक रूरल एरिया, रूरल कम्युनिटी का फीचर था। अर्बन एरियाज में तो कैसा होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, मॉडर्न थिंकिंग होनी चाहिए, जहां पर रिलीजन का इतना रोल नहीं होना चाहिए, बट वो भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप गांव की बात करें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि टीवी, फैशन, लोग है ना कपड़े वही पहनते हैं जो भाई हीरोइन ने पहने हैं, वैसा लहंगा सिलवाएंगे अपनी शादी में, हीरो ने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा हेयर कट करवाया है, तो लोग उनको इमिटेट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अर्बन एरिया से गांव में पहुंचती हैं। तो एक आप स्ट्रिक्टली डिमार्केट नहीं कर सकते हैं कि ये रूरल एरिया है, ये अर्बन एरिया है, दोनों में कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी कहते हैं prefers the continuum model by talking of the degree of urbanization as a useful conceptual tool for understanding rural urban relations। वो कहते हैं कि आप इनको दो अलग तरीके से मत देखिए, आप ये देखिए कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज क्या है कि दोनों ही अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ फीचर्स होंगे। तो आप डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करिए कि कौन सा एरिया कितना अर्बनाइज्ड है ना। रूरल एरियाज में भी कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो ज्यादा अर्बनाइज्ड दिखेंगे आपको, कुछ एरियाज होंगे जो आपको बहुत ही बैकवर्ड दिखेंगे। तो आप किसकी बात करिए, आप डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करिए, ना कि रूरल अर्बन के एकदम कहना चाहिए कि एक पोल अपार्ट मत देखिए, उनको दो अलग तरीके से मत देखिए, बल्कि डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन की आप बात करिए। तो ये रूरल अर्बन कंटिन्यूम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं तीसरी टाइप ऑफ सोसाइटी की, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी या फिर ट्राइबल सोसाइटी की। तो ट्राइबल सोसाइटी का जब आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि जो जंगलों में रहते हैं, है ना, जिनका जो ऑक्यूपेशन है बड़ा प्रिमिटिव है, आज भी शायद वो हंटिंग गैदरिंग करके जो है अपना पेट भरते हैं, है ना, शायद वो हिली एरियाज में रहते हैं, शायद उनकी लैंग्वेज अलग है ना। आपको मूवीज में दिखाया जाता है कि उनकी रिलीजन कैसा है कि वो भी बिल्कुल अलग टाइप का है, वो हु करके वो आपको दिखाएंगे। तो आपको एक अंदाजा है कि जो ट्राइबल हैं वो इन रूरल अर्बन से, हम लोगों से, अपनी सिविलाइजेशन से थोड़ा अलग है ना। उनकी कुछ एक पेकुलियर फीचर्स हैं। तो वो पेकुलियर फीचर्स क्या है, दे हैव वेल डिमार्केटेड ज्योग्राफिकल टेरिटरी,
वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, है ना, और वो टेरिटरी क्या है, बिल्कुल वेल डिमार्केटेड के वो इस एरिया में ही रहते हैं, ना उसके बाहर जाते हैं ना किसी को अंदर आने देते हैं। जनरली वो रजिस्ट करते हैं कि लोग उनकी टेरिटरी में भी ना आए। रिलेटिवली आइसोलेटेड, जो उनकी आसपास की सोसाइटी होती है उससे थोड़ा सा अलग थलग वो रहते हैं, उनकी कल्चर लैंग्वेज जो है वो सब डिफरेंट होती है। देयर ओन कल्चर, फोकलोर, कॉस्मोलॉजी एंड बिलीफ सिस्टम, उनकी अपनी खुद की कल्चर है, उनकी खुद की ट्रेडिशंस हैं, उनकी खुद की क्या है, उनकी फूडिंग हैबिट्स है, उनका बिलीफ सिस्टम है ना, उनके खुद के फेस्टिवल्स हैं, उनके खुद के गॉड्स हैं। तो एक वो बिल्कुल एक डिफरेंट वे ऑफ लाइफ वो है जो हमसे जीते हैं। इकोनॉमिकली दे आर सेल्फ सफिशिएंट, वो जो भी उनको खाना पीना होता है उनकी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं हैं, वो कम में ही खुश रहते हैं। तो वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट है कि जितना उनको कपड़ा चाहिए वो खुद बना लेते हैं, खाने पीने के लिए जितना जो चाहिए होता है वो खुद उगा लेते हैं। उनकी जो क्या है इकोनॉमी क्या है, सब्सिस्टेंस बेसिस पर चलती है। सब्सिस्टेंस बेसिस पे चलने का मतलब क्या कि जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो इतना ही उगाते और खाते हैं, है ना। उनको एक्यूमुलेट करने की जरूरत वो नहीं समझते हैं, जितना उनको जरूरत है बस उतना उगाएंगे उतना खाएंगे, ना उनको कहीं पर बेचना है ना ही उनको एक्यूमुलेट करके उस चीज को रखना है। दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, पॉलिटिकल सिस्टम और रिलीजन। जैसे मैंने कहा कि उनके अपने भगवान हैं, उनके अपने रिलीजियस कस्टम्स हैं, उनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम है। वो डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ये सब चीज़ों को नहीं जानते हैं। उनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम है कि कैसे पावर शेयरिंग करी जाए, कौन हमारा हेड होगा, वो कैसे चुना जाएगा, उनके अपने तरीके हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है, डायलैक्ट्स हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ट्राइबल्स जो हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो अवेयर होते हैं और उनको बहुत प्राइड होता है अपनी आइडेंटिटी के ऊपर। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है या फिर वो बिलोंगिंगनेस कम हो रही है तो वो जो है उसके अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्ट करते हैं। और ऐसे ट्राइबल रिबेलियन आपको जो है प्री इंडिपेंडेंस टाइम से देखने को मिलेंगे, ब्रिटिश टाइम से आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर कि ट्राइबल आइडेंटिटी जब जब खतरे में आई तब तब ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किया। सिंपल सोसाइटीज बेस्ड ऑन फैमिली एंड किनशिप, अगर आप उनका सोशल स्ट्रक्चर देखें तो वहां कोई ज्यादा हायरार्की या स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। उनका जो फोकस किस पे है, रिलेशंस पर, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप पर। और ये रिलेशनशिप कैसी है, फैमिली और किनशिप की रिलेशनशिप है। उनकी जो थॉट प्रोसेस है वहां पर वो कुछ बहुत इंडस्ट्रियलाइज नहीं होना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। और उस एंजॉयमेंट के लिए वो सिर्फ उतना ही उगाते हैं, उतना ही खाते हैं, उतना ही इकट्ठा करते हैं जितना कि जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स बाय मेंडलबॉम, मेंडलबॉम एक बहुत बड़े कहना चाहिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने काफी स्टडी किया है इंडिया में भी ट्राइबल सोसाइटी को। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किनशिप एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल बॉन्ड्स, जो सोशल बॉन्ड्स हैं, एक दूसरे से जो रिलेशन है वो किस तरह के हैं, किनशिप बेस्ड है ना। लोग एक दूसरे से किनशिप के थ्रू रिलेटेड होते हैं। किनशिप क्या है, जो हमने देखा था कि रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच में बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज या फिर बाय वर्च्यू ऑफ ब्लड। तो वहां पर भी सोशल बॉन्ड्स कैसे होते हैं ट्राइबल सोसाइटी में, दे आर डिटरमाइंड बाय किनशिप। ए लैक ऑफ हायरार्की अमंग मैन एंड ग्रुप्स, अभी हमने देखा था ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि वहां पर कोई रिजिड स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसी हायरार्की नहीं है वहां पर। एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप जो है आज हमारी सोसाइटी की बात करें तो यहां पर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, पंचायती इंस्टीट्यूशंस हैं और अलग अलग तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं। तो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा हमारा सिस्टम है, वहाँ ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सिंपल सोसाइटीज़ हैं, है ना, वहाँ वो खुद से मिलकर के एक अपना मुखिया चुन लेती हैं, उनके हिसाब से चलती हैं, उनकी कुछ ट्रेडिशंस हैं, उन ट्रेडिशंस को वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं। कम्युनिटेरियन बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग, वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो एरिया है, जो लैंड है वो सबकी है, उस पर किसी एक आदमी का अधिकार नहीं होता है। सेगमेंट्री कैरेक्टर, सेगमेंट्री कैरेक्टर का मतलब क्या है कि वो रिलेटिवली आइसोलेटेड होती हैं, सेगमेंट्स होती हैं कि ये वाला जो एक ग्रुप है, ये ट्राइबल ग्रुप है T1, वो दूसरे ट्राइबल T2 से अलग होगा, या जो उसके आसपास की जो सोसाइटी है
चाहे वो रूरल सोसाइटी हो, अर्बन सोसाइटी है, उससे भी क्या होगा, उससे भी अलग होगा और दूसरे ट्राइबल ग्रुप से भी अलग होगा। एक अलग ही सेगमेंट ये होते हैं। लिटिल वैल्यू ऑन सरप्लस एक्यूमुलेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि उनको कुछ जो है ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना है, वो एक्यूमुलेशन नहीं करना है, उनको प्रॉफिट नहीं कमाना है, पैसा नहीं कमाना है ना। तो वो सिर्फ किस पे बेस्ड होते हैं, सब्सिस्टेंस पर, कि बस उतना खा लिया जाए, उतना कमा लिया जाए या उगा लिया जाए जितना कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लैक ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड सब्सटेंस ऑफ रिलीजन। फॉर्म एंड सब्सटेंस ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है कि जैसे आप हिंदुइज्म की बात करें तो सब्सटेंस की बात करें, सब्सटेंस का मतलब क्या है कि इसकी कोर फिलॉसफी क्या है। तो अगर हिंदुइज्म की कोर फिलॉसफी क्या है कि मोक्ष मिलना चाहिए, है ना, आदमी को अच्छे कर्म करने चाहिए, पीस, टॉलरेंस, ये सब है ना सब्सटेंस। फॉर्म कैसी है कि माथे पर तिलक लगाओ, है ना, जनेऊ पहनो, ये सब क्या है, फॉर्म्स है कि किस तरह से आप रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप ट्राइबल्स की बात करें तो वहां फॉर्म और सब्सटेंस में ज्यादा कुछ आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। उनकी कोई बहुत बड़ी ऐसी फिलॉसफी नहीं है और उस फिलॉसफी से आप उनकी फॉर्म्स का अंदाजा आराम से लगा सकते हैं। वो जिसको भगवान मानते हैं उसकी पूजा करते हैं, उनके सिंपल आइडियाज होते हैं, वो उसको ही फॉलो करते हैं। ए डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल बेंड फॉर एंजॉइंग लाइफ। मैंने कहा ना कि उनका क्या एम है कि बस लाइफ में एंजॉय करो, तो इसलिए वो ना सरप्लस के चक्कर में पड़ते हैं ना किसी और चीजों के चक्कर में पड़ते हैं। वो अपना खाते हैं, कमाते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। तो एक डिस्टिंक्ट बेंड है। तो आप जब मेंस में आता है तो आप जो है एक कैरेक्टरिस्टिक बाय मेंडलबॉम को जरूर मेंशन कर सकते हैं और साथ में अदर फीचर्स करके जो पिछली स्लाइड में बताया गया था उनको ऐड कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि जैसे इंडियन ट्राइब्स हैं तो इनको लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, अपने डायलेक्ट्स होते हैं। तो इनकी जो लैंग्वेजेस हैं उनको आप 4 कैटेगरी में रख सकते हो, 4 लिंग्विस्टिक फैमिली में रख सकते हो। ये लिंग्विस्टिक फैमिली क्या है कि जो सिमिलर टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं उनको एक फैमिली में बांधा गया है ना। तो जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लिंग्विस्टिक फैमिली है वो आपको किन मेजर ट्राइबल लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगी, जो खासी ट्राइब्स हैं, निकोबारी ट्राइब्स हैं, संथली हैं, हो, मुंडारी, इन सब ट्राइबल्स की जो लैंग्वेज है वो किस लिंग्विस्टिक फैमिली को बिलोंग करती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तिब्बतो चाइनीज से मिलती जुलती लैंग्वेजेस किन की हैं, भूटिया, लेप्चा, अबोर, मिनी, डाफला, गारो, नागा, लुशई, इनकी जो लैंग्वेजेस है वो किस फैमिली की है, तिब्बतो चाइनीज फैमिली की है। द्रविडियन यानी कि जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस से मिलती जुलती हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं ट्राइबल की, कोरवा, बडगा, तोड़ा, कोटा, कुई, गोंडी, मालेर, ओराओं। इंडो यूरोपियन जैसे हिंदी हो गई या कोई और लैंग्वेजेस हो गई तो ये किस ट्राइब्स की आपको देखने को मिलेंगी, हजोंग, भिली लैंग्वेज। तो ये सब क्या है, इनकी लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन है जो ट्राइब्स की लैंग्वेजेस होती है। अगर हम बात करें इनकी ज्योग्राफिकल स्प्रेड की कि इंडिया में कहां कहां पर जो है हमारे जो ट्राइब्स हैं वो फैले हुए हैं, कहां पे इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कम है। तो अगर आप बात करें कि इंडिया की पॉपुलेशन का जो 8% है वो कौन है, वो ट्राइबल्स हैं। और ये जो ट्राइबल्स हैं उसका 85% कहां पर है, सेंट्रल इंडिया में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रीजन सेंट्रल इंडिया का, यहां पर जो है आपके 85% तक ट्राइबल रहते हैं। बचे हुए 15% में से 11% कहां रहते हैं, यहां पर रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। और बाकी जो 3-4% बचे वो बाकी पूरी इंडिया में फैले हुए हैं। अगर आप इनकी ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में रहते हैं तो ये क्या हो गए, ये आप इनको कह सकते हैं कि नॉर्दर्न हिमालयन रीजन में। और यहां किस तरह के आपको ट्राइब्स मिलेंगे, गद्दी, जौनसारी, लेपचा, भूटिया, ये सारे ट्राइब्स आपको नॉर्दर्न रीजन में देखने को मिलेंगे। और ये किस स्टॉक के होंगे, मतलब किस इनका जो रेशियल ओरिजिन है वो किसका होगा, मोंगलॉइड। जैसे लैंग्वेजेस का क्लासिफिकेशन क्या है, ऐसी जो जितने भी इस दुनिया में इंसान हैं उनको ना डिफरेंट रेसेस में रखा गया है। जैसे मोंगलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, नेग्रिटोज, है ना, उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मोंगलॉइड जैसे छोटी आंखें होंगी, गोरे चिट्टे होंगे, है ना। जो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स क्या है कि उनकी आंखें जो है इतनी छोटी छोटी नहीं होंगी, वो जो गेहुआ रंग होता है, व्हीटिश, जो
आप कहना चाहिए कि जो प्लेन्स के नॉर्थ इंडियन हैं, जो आज जैसे आपको लोग यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे, राजस्थान में देखने को मिलेंगे, उस टाइप के प्रोटोऑस्ट्रोलॉइड्स। नेग्रिटो का क्या रेशियल फीचर्स होंगे कि वो थोड़े देखने में काले होंगे, उनके बाल जो है थोड़े करली हो सकते हैं। इस तरह के जो फीचर्स हैं वो नेग्रिटो जो रेशियल ओरिजिन के होते हैं उनके होते हैं। तो आपको नॉर्दर्न रीजन में किस स्टॉक के मिलेंगे, किस रेशियल ओरिजिन के मिलेंगे? मोंगोलॉइड। कौन से होंगे? गद्दी, जौनसारी, लेप्चा, भूटिया। इसी तरह अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाएं तो यहां भी क्या होगा? मोंगोलॉइड स्टॉक के ही मिलेंगे आपको। नागा, कुकी, अहोम, मिश्मी, ये सब क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो ट्राइब्स हैं वो हैं। सेंट्रल रीजन में या मिडिल जोन में अगर आप आए तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। सब नोट्स में है, आप टेंशन मत लीजिए। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तो यहां पर आपको कौन कौन से ट्राइब्स मिलेंगे आपको देखने के लिए? संथल, मुंडा, ओरांव, ये सब ट्राइब्स आपको सेंट्रल रीजन में या फिर मिडिल रीजन में देखने को मिलेंगे। अगर आप वेस्टर्न रीजन में, राजस्थान और गुजरात में, तो यहां पर भी किस रेशियल ओरिजिन के होंगे? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। यहां पे आपको मिलेंगे भिल्स, यहां पे आपको मिलेंगे ग्रेसिया, यहां पर आपको मिलेंगे धनगर। तो ये सब आपको वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलेंगे। अगर आप बात करें सदर्न रीजन की, तो सदर्न रीजन में आपको किस तरह के ट्राइब्स मिलेंगे, किस रेशियल ओरिजिन के? जो कि नेग्रिटो, मोंगोलॉइड और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, तीनों का आपको यहां पर मिक्सचर देखने को मिलेगा। और मेजर ट्राइब्स क्या होंगे? जरावाज, जो कि अंडमान में रहते हैं, निकोबारीज, मिनीकॉयन, लक्षद्वीप के, तोड़ास, चेंचू, ये सब क्या है? ये आपको सदर्न रीजन में देखने को मिलेंगे ये सारे ट्राइब्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम टाइप्स ऑफ सोसाइटीज में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट को और क्या क्या उसके लिए स्टेप्स लिए गए हैं कि ट्राइबल डेवलपमेंट हो सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।